सिंह साहब से कहूंगा, एक बार जोरदार अभिनंदन। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के आप चेयरमैन हैं, हम सबके गौरव मार्गदर्शक हैं। मैं सर्वप्रथम सांस्कृतिक चेतना के समर्थ और नायक परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ, हृदय के अभ्यंतर से नमन करता हूँ। श्रद्धाचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। और हमारे मध्य में एक बहुत बड़े कर्मयोगी श्रद्धेय प्रोफेसर S.C. वर्मा जी हैं, जो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। उनका भी मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूँ, हृदय के अभ्यंतर से प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय ओझा जी जो हमारे अनुज की तरह हैं, और बहन वंदना झा जी जो JNU में भाषा विज्ञान की जो परिषद है उसकी चेयरपर्सन है। भारत की समस्त भाषाओं के अंतः संबंधों का जहाँ शोध और अध्ययन होता है, उस अध्ययन केंद्र की चेयरपर्सन है। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और अवध ओझा जी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो UPSC के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो सभी इनका नाम जानते हैं और इतिहास गुरु के रूप में इनको जानते हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी आचार्य कुलम के बच्चों के अभिभावकों को भी प्रणाम करता हूँ, और यहाँ के पतंजलि योगपीठ तीर्थ के सभी आराधकों को भी नमन करता हूँ, सभी सन्यासी भाइयों को, बहनों को, और आचार्य कुलम के प्राचार्य, उपाध्यक्ष महोदया, और हमारे जो प्यारे बच्चे हैं जो सर्जना और संघर्ष के प्रतीक होने वाले हैं। मैं अभिभावकों से भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में कुछ बिंदुओं पर विमर्श करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं प्रोफेसर S.C. वर्मा जी को बुलाऊं, कुछ शब्दों में मैं बहुत ही, चूँकि मैं तो आपसे अक्सर चर्चा करता रहता था, कुछ बिंदुओं पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज दुनिया में अगर पूरी व्यवस्था को देखेंगे तो 4 पिलर होते हैं, मुख्यतः 4 स्तंभ हैं। आइडियोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और इकोलॉजी। ये 4 शब्द हैं, इसी के इर्द गिर्द सारी ज्ञान परंपराएं जो नॉलेज क्रिएशन है इसके चारों ओर घूम रही है। पाश्चात्य संस्कृति में इकोनॉमी सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है। टेक्नोलॉजी सिर्फ वेल्थ क्रिएशन का अनुसरण करती है। जितनी भी ज्ञान परंपरा है वो टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन कर रही है, और टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन फॉर वेल्थ क्रिएशन। उसमें आइडियोलॉजी उनकी जो है और जो इकोलॉजी है वो कहीं न कहीं भ्रमित है, क्योंकि उनका विचार है कि फ्रांसिस बेकन कहता था कि जो प्रकृति है वो मनुष्य की दासी है, वो सर्वेंट है मनुष्य का। वो सब कुछ संपदाएं मनुष्य के लिए ही बनी हुई हैं, इसलिए उसका जितना भी अंधाधुंध दोहन कर सको करो। और पूरी की पूरी आइडियोलॉजी उनकी इस पर आधारित है। इसके कारण से उन्होंने इकोलॉजिकल बैलेंस, जो एक पारिस्थितिकीय संतुलन था, प्रकृति के साथ साहचर्य था, सामंजस्य था, उसके विषय में कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मात्र ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी का अभ्युदय किया जिससे कि एक अंधाधुंध दोहन हो सके, जिससे आज की तारीख में क्लाइमेट चेंज, क्लाउड बर्स्ट, सुनामीज, क्रूरता के स्तर पर आर्थिक रूप से जो एक बहुत बड़ी एक विभेद पैदा हुआ है, या जो पॉलिटिकल गवर्नेंस में जो भ्रष्टाचार, बेरोजगार, जो इस तरह की स्थितियां आई हैं, उसका एकमात्र कारण है उनकी आइडियोलॉजी और इकोलॉजी का ध्यान न देना। आज वो भी चीख चीख करके कह रहे हैं कि हमें जो है इकोलॉजी का ध्यान रखना है। अगर उनके जितने भी कन्वेंशंस होते हैं पूरी दुनिया में, वो कहते हैं कि हमें इकोलॉजी का भी ध्यान इकोनॉमी के साथ देना है, लेकिन चूंकि उनकी आइडियोलॉजी ही भ्रामक है, इसलिए कभी भी इकोलॉजी की ओर, उस आइडियोलॉजी से हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कर ही नहीं सकते। इसके लिए एकमात्र अगर कोई आशा की किरण है तो वो है भारत की संस्कृति, भारत की वैचारिक पद्धति। जिन पद्धतियों का भी हमारे बच्चे पूज्य स्वामी जी बार बार अभी आह्वान कर रहे थे, वो जो वेदों की पद्धति है, वो जो उपनिषदों की पद्धति है, जीवन पद्धति है, पूरी भारत की जो सांस्कृतिक यात्रा है, उसकी जो ज्ञान निधि है, उसके आधार पर ही जब दृश्य गठित होगी और दक्षता वर्तमान समय में जितनी आनी चाहिए वो तो होनी ही चाहिए। अगर स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अगर
इन संदर्भों में हम ऊर्जा प्रबंधन, नए नवोन्मेष की ओर अगर हम अपनी क्षमता नहीं बढ़ाते हैं, दक्षता नहीं बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम राष्ट्र को आगे नहीं ले जा सकते। तो मैं आपसे इस विषय में आग्रह कर रहा हूं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड कर क्या रहा है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड कहीं एक कंजर्वेटिज्म या कहीं एंशिएंट विजडम तक सीमित तो नहीं रहने वाला है, कहीं भारतीय शिक्षा बोर्ड जो मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी है उससे बच्चों को दूर तो नहीं करने वाला है, या जो बच्चों को जो वेल्थ क्रिएशन से दूर तो नहीं करने वाला है। मैंने पहले ही कहा कि ये आवश्यक दक्षताएं हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहूँ तो ये नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन तब होगी, पूरी तब होगी, कभी भी जो थ्योरम है, प्रमेय है, सिद्ध तब होगा जबकि हमारी दृष्टि उस दक्षता को प्रयोग करने की सर्वसमावेशी हो, ऑल इंक्लूसिव हो। और वो इंक्लूसिवनेस आती है भारतीय सांस्कृतिक यात्रा से। अगर भारत की सांस्कृतिक यात्रा वैचारिकी में हमारे वो चीज़ें व्यक्तित्व का हिस्सा हों, तो आर्थिकी के सभी माध्यमों में हम उसका उपयोग उसी रूप में करेंगे जिससे कि न तो प्रकृति की क्षति हो, एकात्म भाव हो। भारतीय संस्कृति के बारे में मात्र भारत के लोग ही नहीं वंदना करते हैं। आपने अगर एक नाम सुना होगा आनंद कुमार स्वामी का। आनंद कुमार स्वामी पैदा हुए श्रीलंका में, कैथोलिक चर्च के पादरी हुए और उन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका, विदेशों में तमाम धर्मों को, रिलीजन का कोई स्टडी करते हुए उन्होंने एक बहुत पुस्तकें लिखी। और उनसे जब पूछा गया कि सर्वश्रेष्ठ दर्शन आपको पूरे विश्व में कौन सा मिला जो 20वीं और 21वीं और आने वाली शताब्दियों का मार्गदर्शन करेगा, तो आनंद कुमार स्वामी ने कहा कि एकमात्र भारतीय संस्कृति का अवदान ही विश्व की रक्षा कर सकता है। और वो अवदान क्या है? उन्होंने व्याख्या भी की कि अवदान क्या है। उन्होंने कहा अवदान है, भारतीयता ये है कि जब हम सभी प्रकृति के घटकों के साथ, भौतिक तत्वों के साथ, सभी प्राणियों के साथ एकात्मता का बोध करते हैं, उसके साथ साहचर्य का बोध करते हैं, उस पर आधिपत्य का बोध नहीं करते, तब ये स्थिति आती है। वैसे तो मेरी ओर से जो वक्तृता देनी थी आचार्य कुलम के बच्चे ने भारतीय शिक्षा बोर्ड पर दे दिया था, इसलिए उन शब्दों को की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आचार्य कुलम के बच्चों की सिर्फ एक प्रशंसा जरूर करना चाहूँगा पूज्य स्वामी जी, कि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो प्रस्तुति थी एक सामान्य विषय वस्तु को भी इतनी रोचकता, इतनी कलात्मकता, इतने अभिनय के कौशल कि जो बातें नीरस हो सकती हैं उसको भरत मुनि के 8 रस के साथ ही नहीं बल्कि अभिनव गुप्त के शांत रस के साथ भी जोड़ने का उन्होंने की क्षमता दिखाई। जिसको मैं देख रहा था कि अभिनव गुप्त ने कहा था कि ब्रह्म सहोदर संगीत में जब दर्शक की तन्मयता, स्क्रिप्ट राइटर, कवि और अभिनय करने वाले नायक के साथ एकात्म होने लगता है तो ब्रह्म सहोदर का भाव आता है। और ब्रह्म सहोदर है कि जब सौंदर्य बोध और आध्यात्मिक साधना दोनों के बीच में एक संगम हो जाता है। तो मैं बहुत ही हृदय से कह रहा हूं स्वामी जी कि मैं जो कार्यक्रम देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि जिन्होंने भी इसकी संरचना की है, जिन गुरुजनों ने की है, जिन बच्चों ने की है, जिन्होंने अभिनय किया है, और निश्चय बहुत ही स्तुत्य है उनका प्रयास। और आप सभी लोग उनके लिए मैं मेरे आग्रह पर भी एक बार बहुत ही जोरदार ताली बजाइए कि वो बहुत ही अभिनंदनीय है। और मुझे उम्मीद है कि जैसा कि पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज कह रहे थे कि पतंजलि योग पीठ ही तीर्थ है। तीर्थ का अर्थ होता है ना पार करने वाला। तो पूरी वैश्विक समस्याओं से पार दिलाने का अगर कहीं कोई मार्ग दिखेगा, पाथे दिखेगा, तो पतंजलि योग पीठ ही उस तीर्थ के रूप में 21वीं सदी में है। और पूरे दर्शन जो भारत की है 1835 के बाद, चाहे महर्षि दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, महर्षि अरविंदो ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लोकमान्य तिलक ने, गांधी ने, जिसने भी ये बातें कही, पूज्य स्वामी जी गांधी जी ने भी एक वाक्य लिखा है जिसमें कहा है कि मेरी आखिरी वसीयत है। उन्होंने लिखा है कि भारत को जैसा मैं देखना चाहता हूँ
जैसी बेचैनी है जैसा भारत को देखने की, उसमें उसी शिक्षा से आ सकती है जो बुनियादी शिक्षा हो, जो भारत से जुड़ी हुई हो। और उन्होंने आगे यही लिखा है कि यह मेरी आखिरी वसीयत है भारत के संदर्भ में। क्या बात है। और उसी तरह के रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो पाश्चात्य दर्शन के यूरोसेंट्रिज्म के बहुत ही शिकार थे, पाश्चात्य संस्कृति की बहुत ही यशोगान करते थे, 1941 में अपनी मृत्यु से पहले जो उन्होंने अंतिम संदेश लिखा है अपने हाथ से, उन्होंने लिखा कि मेरा दृढ़ विश्वास था कि पाश्चात्य दर्शन सभ्यता का दान करने वाली ये देश को, लेकिन पूरी प्रक्रिया देखने के बाद, उनकी दृश्य से पूरा अवलोकन करने के बाद मुझे लगता है कि मेरा विश्वास बिल्कुल हिल गया, उसका दिवाला निकल गया। उन्होंने ये लिखा है कि उस विश्वास का दिवाला निकल गया और एकमात्र अगर दिशा मिल सकती है तो भारत को पुनः भारत की शिक्षा से जोड़ना होगा। महर्षि अरविंदो भी यही कहते थे, कहते कहते चले गए कि भारत, वो कौन सी शिक्षा है भारत में जिसमें भारत ही नहीं हो कहीं। उसको एक सभी स्वरों को वैदिक काल से लेकर आज तक भारत सापेक्ष शैक्षणिक व्यवस्था और सनातन संस्कृति के सामूहिक स्वर को अगर एक सशक्त स्वरूप देने वाले पूज्य स्वामी जी हमारे सामने एक जीवंत आइकॉन के रूप में, महानायक के रूप में उपस्थित हैं। हम सभी राष्ट्रवादियों का प्रयास होना चाहिए कि आपके साथ चल पड़े जिधर दो डगबग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर, इस रूप में हमें आपका साथ देने की जरूरत है। बहुत आपका अभिवादन, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम सिंह साहब। तो सबसे पहले वर्मा जी, आप ही बच्चों को आशीर्वाद दो। वैसे तो आपका आशीर्वाद हमें सदा प्राप्त रहता है, लेकिन आज के इस अवसर पर आपका आशीर्वाद बनता है। तो एक बार श्रद्धेय हमारे ये ऋषि चेतना के साक्षात विग्रह जैसे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है श्रद्धेय वर्मा जी का। और हमने फिजिक्स तो ज़्यादा नहीं पढ़ा है, हाँ उसको एक्सपीरियंस ज़रूर किया है, लेकिन हमने आपको देख लिया तो हमको पूरा फिजिक्स आ गया है। एक बार जोरदार अभिनंदन। धन्यवाद स्वामी जी। फिजिक्स में मैं हमेशा कहता हूँ कि फिजिक्स आप पढ़ें या न पढ़ें, ये आपके चुनाव का विषय है। पढ़ना चाहें तो पढ़ें, न पढ़ना चाहें तो न पढ़ें, लेकिन फिजिक्स में जीने से आप बच नहीं सकते। आपकी जिंदगी से फिजिक्स कभी जा नहीं सकता। आपका सोचना, आपका चलना, आपका बैठना, आपका काम करना, सभी कुछ फिजिक्स के ही नियमों से नियंत्रित है। तो उसमें तो जीना ही पड़ता है ना, अपने को, सभी को जीना पड़ता है। आज के इस कार्यक्रम को देखते समय मुझे बार बार यही लग रहा था कि इसकी जिसने कल्पना की होगी, पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा जिसने सोची होगी कि किसके बाद ऐसे वैसे वैसे वैसे, और उसकी कल्पना करने की शक्ति कितनी अधिक होगी, कल्पनाशीलता कितनी अधिक होगी, और फिर उसको पूरे का कार्यान्वयन इतने शुद्धता के साथ और इतने शिद्दत के साथ वो कितनी मेहनत से किया गया होगा, और उसमें कितना मैनेजमेंट का स्किल्स कितना लगा होगा। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। तो वो एक मेरे लिए एक सीखने का विषय हो सकता है, एक शोध का विषय हो सकता है। कभी अगर वक्त मिला तो इस पूरी टीम के साथ कैसे कैसे इसकी संरचना हुई, इसकी अगर मैं पूरी जानकारी उनसे प्राप्त कर सकूं, तो बहुत कुछ मेरी भी उन्नति उसमें से हो सकती है। तो बहुत अभिनंदन पूरे आचार्य कुलम की टीम को, और जिन्होंने भी ये सब स्टेज शो और वो एंकरिंग का और सारा काम किया और सब कुछ किया, जो उन सबको बहुत 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 नमन है, बहुत 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 अभिनंदन है। और अंत में जो स्टेज एक्टर हैं, स्टेज के पीछे के एक्टर्स, तो ये लोग हो गए जिन्होंने ये सारी संरचना की, कल्पना की, उसकी योजना बनाई, फिर उसको ट्रेनिंग करी बच्चों में। स्टेज पर के जो एक्टर्स हैं, उन्होंने जितने विश्वास के साथ और जितनी दक्षता के साथ सब कुछ प्रस्तुत किया, वो भी कल्पनातीत है। उनके लिए तो मैं कहूँगा कि मैं शब्द शून्य हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। कुछ चीज़ें ज़रूर कहना चाहता हूँ आपके। एक तो आज के कार्यक्रम से मुझको एक पूरा भव्य स्वरूप जो है पतंजलि योगपीठ का, वो जानने को मिला।
भारतीय शिक्षा बोर्ड का तो सिंह साहब के साथ रहते रहते बहुत कुछ पता है उसके स्वरूप का, परंतु अन्य जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर में समाज की, भारत की उन्नति के लिए जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर में काम हो रहा है आपके माध्यम से, उसकी पूरी जानकारी टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी मिलती रहती थी। लेकिन आज उसका एक जो जब कहते हैं ना कि अर्जुन ने जब विराट स्वरूप देखा तब उसके सारे भ्रम खत्म हुए। उसके पहले कृष्ण जी समझाते रह गए, उसके पहले कृष्ण जी समझाते रह गए, उनके संदेह खत्म नहीं हुए। लेकिन एक बार जब विराट स्वरूप का दर्शन हो गया तो सारे संदेह खत्म हो गए, कर्म में जुट गए। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। वंदना जी यहाँ पर है, इसलिए एक बात कहने से मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ और इस पर विचार करेंगे कि अभी के जो शिक्षा बोर्ड का, चूँकि काफ़ी अहम यहाँ पर प्रदर्शन भी हुआ है, अभी की शिक्षा का जो स्वरूप चल रहा है भारतवर्ष के अंदर में, उसमें हमारे जो भी सिस्टम है, अच्छा है या ख़राब है, शिक्षा का जो हमारा सिस्टम सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके पैरेलल एक कोचिंग नाम का सिस्टम डेवलप हुआ है, जिसके कारण से कि हमारे इस सिस्टम को, अच्छा या खराब है सिस्टम है तो सही, उसको एक खतरा सा पैदा हो गया है। और अगर समाज के अंदर में कुछ लोग होते हैं जो कि अच्छे काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खराब काम करते हैं, लेकिन उन खराब कामों को अगर समाज मान्यता देना शुरू कर दे, वो बड़ी खतरनाक बात है। अब हमारे एक बड़ी मुश्किल घड़ी लग रही है मुझे पिछले 2-3 सालों से, जब से मैंने ये शब्द सुना पहली बार। जब मैंने किसी विद्यार्थी से पटना में पूछा किस में पढ़ते हो, तो बताया 11वीं क्लास में पढ़ते हो। मैंने पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो उसने बताया मैं तो डम्मी स्कूल में पढ़ता हूँ। डमी, DUMMY। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि स्कूल कभी डमी हो सकता है, स्कूल डमी कैसे हो सकता है, ये कौन सा स्कूल है जिसको डम्मी स्कूल नाम दिया है किसने। और उसको इतना आश्चर्य हो रहा था कि इतने बड़े प्रोफेसर हैं, इनको इतना नहीं मालूम है कि डम्मी स्कूल क्या होता है। पता चला क्यों, डम्मी स्कूल होते हैं जहाँ पर कि खाली नाम लिखाया जाता है और फीस दी जाती है, क्लास नहीं करना होता है, प्रैक्टिकल्स नहीं करने होते हैं, टेस्ट में भागीदारी नहीं करनी होती है, परीक्षा के नंबर भी मिल जाते हैं, प्रोजेक्ट के नंबर भी मिल जाते हैं और सब कुछ चलता रहता है। और बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे कोचिंग करने के लिए जा रहे हैं। और ये चीज़ बढ़ती गई और अब तो अभिभावक भी पूछते हैं फ़ोन करके, क्या करें, इसको रेगुलर स्कूल में डालें कि इसको डमी स्कूल में डालें, मुझसे पूछते हैं फ़ोन करके। और कोचिंग के कारण से टेंशन, कोचिंग के कारण से आप जानते ही हैं कोटा के अंदर में कितनी आत्महत्याएं हैं, कोचिंग के कारण से जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लोगों को स्वास्थ्य के लिए, वो बच्चे कोचिंग में जाने वाले स्वास्थ्य उनका क्या हो रहा है, नींद कहाँ ले रहे हैं, खेल कहाँ रहे हैं, योग कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो शारीरिक का क्या कर रहे हैं, वो मानसिक स्वास्थ्य उनका, रिश्तेदारों तक से उनको बात करने की इजाज़त नहीं होती या सुविधा नहीं होती है। रिश्तेदार घर में आते हैं तो वो उनको ऊपर ही रखा जाता है कि आधे घंटे बर्बाद ना हो जाएं। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा था कि जो ये पतंजलि कैरियर एकेडमी है, जो इस JEE और नीट के लिए बनाई गई है, इसके नाम के साथ ये कोचिंग शब्द न रखा जाए। और चूँकि आप भाषा की हैं, और तो शब्दों का कितना प्रभाव होता है, शब्दों का कितना प्रभाव होता है आगे की सारी कार्य रचना के ऊपर। ये कोचिंग शब्द ऐसा है ना कि आप इसके साथ अगर तुलना करेंगे कि कोचिंग को बदनाम कर दिया कि इसके साथ अगर हम अपनी तुलना करेंगे, देखो कोचिंग वाले 3-4% का रिजल्ट निकालते हैं, हमारी कोचिंग में देखो 37% और 51%, तो कोई मतलब नहीं निकलता है सर, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसमें संशोधन करेंगे। रैट रेस में जो जीतता है वो भी रैट ही रह जाता है, क्योंकि वो रैट रेस है। मैं कई नाम पर विचार कर सकते हैं हम लोग। एक यूनिट बनाएं। एक तो ये कि ये JEE नीट वालों को इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों देना है भाई, इतना ज़्यादा उनका महिमा मंडन क्यों करना है, उसी में कैरियर बनेगा क्या। इतने अच्छे यहाँ पर जो आर्ट के परफॉर्मेंस हुए हैं,
इतने अच्छे अच्छे जो आपने बताए कि वो एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है और मशीनी में क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, इतने सारे कैरियर हैं। ये जेई नीट का अननेसेसरी महिमा मंडन है ये। और जो जेई पास करके कानपुर आईआईटी में आते हैं, उनके साथ मैंने 23 साल गुजारे हैं आईआईटी कानपुर में, मैं प्रोफेसर रहा हूँ। उनके दुख दर्द मुझे मालूम है, उनके दुख दर्द मुझे मालूम है। वो आने के बाद कितना रोते हैं वो मुझे मालूम है। पहला इम्तहान होता है, कम से कम 100 लोग तो फेल कर जाते थे जब हमारा 430 का इंटेक था। अभी तो 1200 का इंटेक है, पता नहीं कितने फेल करते। अब जो बच्चा आईआईटी कानपुर जैसे प्रतिष्ठित आईआईटी में एडमिशन हुआ है, कितना उसका महिमा मंडन हुआ होगा, कितना उनको बधाइयाँ रिश्तेदारों की मिली होंगी, कितना उसको घर में किया गया होगा। और उसके 2 महीने के बाद जब वो अपना रिजल्ट कार्ड देखता है और उसमें फेल लिखा होता है, क्या गुजरती होगी उसके ऊपर। क्योंकि हमारी परीक्षा में, आईआईटी एडवांस की परीक्षा के अंदर में जो कट ऑफ है जनरल का, वो 30-32% रहता है। किसी साल 30% और किसी साल 32%। 100 में से 70 नंबर के सवाल नहीं बने हैं, 30% ही बने हैं। आईआईटी में एडवांस में उसका सिलेक्शन हो जाता है। और वो कोचिंग करके, ये वो करके 30-40-45% लेकर के वो पहुंच गए वहाँ पे। अब वहाँ खोजी जाती है मौलिक चिंतन की शक्ति, वो बनती नहीं है, तो वहाँ पे वो पछताते हैं। इस सारी व्यवस्था में पतंजलि योगपीठ की ओर से, भारतीय शिक्षा बोर्ड की ओर से हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, एक आचार्य कुलम की बात नहीं है। आचार्य कुलम एक मिसाल बनना चाहिए, आचार्य कुलम एक लीडर बनना चाहिए जो पूरे भारत के स्कूलों को दिशा दे। और कभी कोई पूछे एम्स में और आईआईटीज में कि तुमने कोचिंग कहाँ ली, तो बच्चे को कहना चाहिए मैं आचार्य कुलम स्कूल का विद्यार्थी हूं, मैं कोचिंग नहीं लेता। मैं अपने स्कूल में पढ़ करके मेरी प्रतिभा का इतना विकास होता है कि मुझे ये कोचिंग की जरूरत नहीं है। और ये चीज, ये एक मिसाल रख करके अगर हम पूरे देश के सारे स्कूलों के सामने में ये रखें कि हमारा शिक्षण ऐसा होना चाहिए, हमारी पद्धतियां ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारा बच्चा जिस क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र के अंदर में वो एक्सेल करेगा, उसको किसी बैसाखियों की जरूरत नहीं होगी। बहुत बहुत वही आप कर रहे हो अभी। भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का जो पाठ्यक्रम कर रहा है, तो उसमें ये जो पूरा तंत्र चल रहा है उसको उसी में समाहित कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं वर्मा जी और हमारे सिंह साहब, इसके लिए आपको प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। समय काफ़ी हो गया है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और बस आप सभी को बहुत नमन है। आपकी जो संकल्प शक्ति है उसको मैं शुरू से बहुत प्रणाम करता रहा हूँ और आज भी आपके सामने नतमस्तक हूँ आपकी संकल्प शक्ति के। और जब आप संकल्प से सिद्धि की बात करते हैं तो उसको आपने करके दिखाया है। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत प्रणाम वर्मा जी। हमें संकल्प से सिद्धि की ओर आगे बढ़ना है। और वैसे मैंने भोर में भी इस बात को कहा था, हमारे प्रदीप जी जो पतंजलि कैरियर जो अकेडमी जिसके बोल रहे थे कि नाम कुछ उसका दूसरा रखो, कि स्कूल, कोचिंग और बोर्ड तीनों की भिन्न दिशाएं हैं और फिर वो बच्चा किधर जाए वो खुद ही उसमें भ्रमित हो जाता है, एक भ्रमजाल में पड़ जाता है। उसको निकालने का भी पुरुषार्थ यहीं से होगा आपके आशीर्वाद से। तो बहुत बहुत प्रणाम वर्मा जी के इस दृष्टि को। और अभी वैसे वंदना जी को भी आशीर्वाद देना है संक्षेप में। और मैंने ऐसे ही सिंह साहब को बोला कि आज के अनुष्ठान में केवल शिक्षा से जुड़ी हुई जो पवित्र आत्माएं हैं उनको हमें यहाँ पर आमंत्रित करना है।